नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको गर्भपात से जुड़े कानून की जानकारी देंगे। किस अवधि तक गर्भपात कराना कानूनी तौर पर जायज है और कब गर्भपात अवैध हो जाता है, इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। वैसे तो आज गर्भपात करवाना उतना ही सामान्य है जितना गर्भ धारण करना, लेकिन गर्भपात कानून की वजह से बहुत सी महिलाएं चाहकर भी गर्भपात नहीं करवा पाती। MTP एक्ट या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत कोई भी महिला 20 हफ्ते तक गर्भपात करवा सकती है, लेकिन गर्भ अगर 20 हफ्ते से ऊपर हो तो कोर्ट की इजाजत से ही गर्भपात करवाया जा सकता है। अदालत ही निर्णय लेगी कि गर्भपात होना चाहिए या नहीं। अदालत ने इससे पहले कई ऐसे फैसले दिए हैं जिन पर बहस हुई है। कभी तो अदालत के फैसले स्वागत योग्य थे, तो कभी उन फैसलों पर सवाल उठे। लेकिन ऐसे में सवालों के घेरे में गर्भपात कानून आया, जिसके संशोधन की मांग तेजी से उठी। कानून के तहत 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को महिला के वेलफेयर को देखते हुए डॉक्टर की सलाह से टर्मिनेट किया जा सकता है। 20 हफ्ते से ऊपर के गर्भ के मामले में कोर्ट की इजाजत से ही गर्भपात करवाया जा सकता है। अगर गर्भ के कारण महिला की जान को खतरा हो तो उसका गर्भपात हो सकता है, लेकिन इसके विपरीत अगर गर्भपात कराने से महिला की जान को खतरा हो जाए तो गर्भपात की इजाजत नहीं मिलती। महिला की जान से हिफाजत को सबसे अहम माना गया है। महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे विकलांगता का शिकार हों तो गर्भपात हो सकता है। अगर महिला शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर बच्चा पैदा करने की स्थिति में ना हो और जान को खतरा हो तो गर्भपात नहीं कराया जा सकता। इस कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारी आज की कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विद्योत्तमा झा जी। विद्योत्तमा जी आपको गर्भपात से जुड़े कानून की जानकारी देंगी। अगर आपका गर्भपात से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7967। इसके अलावा आप 0120-612-7968 भी डायल कर सकते हैं। हमारी अधिवक्ता विद्योत्तमा झा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विद्योत्तमा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि गर्भपात की कानूनी परिभाषा क्या होती है? जी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है, जो गर्भपात, वो या तो मेडिसिन के जरिए हो सकता है या सर्जिकल मेथड से। और इसको अगर हम मेडिकली बोले तो इंड्यूस्ड मिसकैरेज बोलते हैं। और ये इंड्यूस्ड मिसकैरेज के लिए हमारे यहाँ लॉ तो परमिशन नहीं देता है इन जनरल सिचुएशन, बट देन क्योंकि इसको पीनलाइज किया जा सकता है सेक्शन 312 के इंडियन पीनल कोड के तहत सेक्शन 312 आता है, उसमें इसको पीनलाइज किया जाता है। कुछ सिचुएशंस को फिर भी सेफगार्ड करते हुए कुछ एक्सेप्शंस को देखते हुए गर्भपात कराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जैसे डॉक्टर को ये सेफगार्ड इसलिए लेने दिए जाते हैं क्योंकि महिला अगर किसी परेशानी में है, हेल्थ रीजन हो या बच्चे को कोई खतरा हो या बच्चा अगर फिजिकली मेंटली हैंडीकैप, कुछ भी उनके टेस्ट में ऐसा आता है जो जिससे लगता है कि किसी की जान को खतरा हो सकता है या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या मेंटल फिजिकल जिस तरह से भी वो प्रभावित हो सकते हैं, तो डॉक्टर के को कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अलाउड है कि वो कर सकते हैं टर्मिनेशन। और ये 1971 में एक एक्ट लाया गया था, MTP एक्ट, उसके तहत किया जा सकता है। जी जी। तो विद्योत्तमा जी, कब तक गर्भपात करवाना वैध है और किस अवधि के बाद ये अवैध हो जाता है? हमारे यहाँ गर्भपात कराने के लिए पहले लॉ था, अब जिसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करा गया है, अमेंडमेंट्स किए गए हैं। तो 20 वीक्स था पहले, अब ये 24 वीक्स कर दिया गया है। लेकिन एक्ट में ये कहा गया है कि तभी करवाया जा सकता है जब महिला की जान को कोई खतरा हो, शारीरिक रूप से वह खतरे में हो या गर्भ में पल रहे बच्चे की विकलांगता की आशंका हो। अगर ऐसे कोई भी प्रॉब्लम होती है जो जिससे मानसिक शारीरिक तौर पर कहीं पर भी अगर वो अफेक्ट हो रहे हैं दोनों, माँ या बच्चा, तो ये देखा जा सकता है कि गर्भपात करना जरूरी है तो किया जा सकता है। और अगर
कहीं महिला का रेप हुआ हो, या वो किसी फॉरबिडन रिलेशनशिप की कैटेगरी में आता हो उसका रिलेशनशिप, या जैसे हम कहते हैं कि सामाजिक संदर्भ में उसे वर्जित माना जाता है कि ऐसे रिलेशनशिप की वजह से अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है, या अगेन कोई भी विकृति बच्चे में आ सकती है। इन चीजों को देखते हुए एक सर्टिफाइड, हमारे यहाँ ये बहुत जरूरी है जानना कि मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ही हो, उससे आप करवा सकते। जी जी, इससे पहले आपने एमटीपी एक्ट के बारे में बताया। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट क्या है ये, इसे क्यों बनाया गया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी और इसमें संशोधन की भी जरूरत है क्या, आप थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे? जी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में आया था, तो पहले इसे अहेड ऑफ टाइम्स माना गया था क्योंकि ये लीगलाइज करता है अबॉर्शन को, जो 20 वीक्स पहले 20 वीक्स था, नाउ 24 वीक्स कर दिया गया है। तो ये इसलिए किया गया था, जैसे मैंने बताया अभी, ये देखते हुए कि माँ को या बच्चे को किसी तरह की परेशानी ना हो, जान का खतरा, मानसिक विकृति, शारीरिक विकृति या कोई ऐसी बात, कोई भी ऐसी बात जिसकी वजह से जरूरी है, या हेल्थ इश्यूज हो, कोई भी वजह से अगर करना जरूरी है तो टर्मिनेट किया जा सके प्रेगनेंसी को। हाँ, बस इसमें यह था कि प्रेगनेंसी हमेशा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करें, इसका ध्यान रखा जाए। और इसलिए इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है अब कि 24 वीक्स तक तो ठीक है, अब अलाउ कर दिया है, बट अगर कोई ऐसी बात होती है जैसे किसी भी तरह की सिचुएशन बाद में आती है जिसमें ये टाइम पीरियड क्रॉस हो चुका है, तो कैसे किया जाए। हमें कोर्ट का परमिशन लेने के लिए टाइम लगता है और उसके बाद भी हो सकता है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए कि ये एक मेडिकल इश्यू है, ये लीगल इश्यू नहीं है, ये कहकर इस बारे में बात की जा रही है। फीटल अबनॉर्मलिटीज कभी भी हो सकती हैं, ये मेडिकल प्रैक्टिशनर के या जिनका अबॉर्शन हो रहा है उनके डिस्क्रिप्शन पे छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि कभी कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से हो गया या कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जिसको कि पहले से नहीं सोचा जा सकता था और जो इस टाइम पीरियड के बाद होता है, तो फिर क्या किया जाए, इसलिए इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। जी जी, तो गर्भपात के लिए क्या महिला की सहमति होना जरूरी होता है? गर्भ की समाप्ति के लिए चिकित्सकों की राय लेना भी आवश्यक है क्या ऐसे में? जी, किसी भी बालिग महिला को बच्चे को जन्म देने का अधिकार है और गर्भपात कराने का भी अधिकार है। वैसे ये नाबालिग के लिए भी है, लेकिन यहाँ पर हम जिस तरह से अभी डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए मैं बता रही हूँ कि वो अपना उसका सोल राइट है, उसको किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो उसका स्पाउस हो या कोई और हो परिवार में। वो क्या चाहती है, उसको कैसा लगता है, वो अगर उसे लगता है कि वो इस टाइम फिजिकली, मेंटली या किसी ऐसे मेडिकल इश्यूज की वजह से नहीं चाहती है, तो वो गर्भपात करा सकती है, तो पूरा अधिकार है। कोई बस ये है कि अब जो लॉज में चेंजेस की जरूरत आ रही है कि मैंडेटरी रिकमेंडेशन जो डॉक्टर से लेने की जरूरत है उसको रिमूव करने की बात की जा रही है। उसके अलावा उसके जैसा उसका डिसीजन हो, जो जब वो कंसेंट करेगी कि मुझे अबॉर्ट कराना है तो वो करा सकती है। जी जी, तो जबरन किसी महिला का गर्भपात करवाया जाए तो ये एक कानूनी जुर्म है और क्या सजा का प्रावधान है? ऐसे में क्या कार्रवाई हो सकती है? जी, अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा रहा है उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो सेक्शन 312 इंडियन पीनल कोड में सजा का प्रावधान है और वो अधिकतम 3 साल तक के कैद की सजा की बात करते हैं। और इसके बाद अगर फिर हम सेक्शन 313 देखें तो उसमें ये प्रावधान है कि महिला की सहमति के बिना अगर कराया जाता है और उसमें जो दोषी पाया जाता है उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है और उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। धारा 314 में भी फिर से प्रावधान है कि अगर गर्भपात कराए जाने के दौरान महिला की मौत हो जाए और इसका कोई दोषी पाया जाता है तो वो 10 साल की सजा और हो सकती है, उसके लिए भी आगे उम्र कैद की सजा तक हो सकती है। विद्योत्तमा जी, अगला सवाल ये जानना चाहेंगे कि क्या अविवाहित महिलाएं भी कानूनी तौर पर अपना गर्भपात करवा सकती हैं? जी, अविवाहित महिलाएं भी करवा सकती हैं। हो सकता है उनका रेप हुआ हो या उनका किसी ऐसे संबंध में हो जिसमें वो बच्चा नहीं चाहती है या कहीं उस बच्चे के आगे के जीवन के बारे में सोचकर वो गर्भपात करना चाहती है। बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, तो वो अबॉर्ट करा सकते हैं। जी जी,
तो कई बार हम देखते हैं कि गर्भपात करवाने के लिए डॉक्टर्स के अलावा लोग दाई, नर्स या होम्योपैथिक डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं, तो ऐसा करना क्या ठीक है? क्या इनके पास भी गर्भपात करवाया जा सकता है? हमारे यहाँ लॉ है लाइसेंस डॉक्टर से ही करवाने का, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो उससे। उसके साथ हाँ, अब ये हो रहा है कि अब एडिशनल क्वालिफिकेशन वालों को भी कंसिडर किया जाए, सो दैट ये प्रोसेस जो है उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको इस तरह से हॉस्पिटल में कैसे एडमिट करें और कैसे इस प्रोसीजर को किया जाए उसके लिए। क्योंकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, इमरजेंसी सिचुएशन, तो या डील करने के लिए और डॉक्टर को असिस्ट करने के लिए, पेशेंट्स को सही मशवरा देने के लिए कभी कभार इसकी जरूरत है, तो उसके लिए बात हो रही है ओबी और जीवाई, दैट इज गायनेकोलॉजिकल सर्टिफिकेशन, उसको देने की अभी इतनी ही बात है। जी जी, तो सुरक्षित गर्भपात करवाने के लिए अस्पतालों को भी कानूनी दिशा निर्देश दिए जाते हैं, तो क्या कुछ वो कानूनी निर्देश हैं जो अस्पतालों को ऐसे में दिए जाते हैं ताकि सुरक्षित तौर पर गर्भपात करवाया जा सके? अस्पतालों का ये है कि उनको प्रेग्नेंट वुमन की लाइफ सेव करने के लिए ऑलमोस्ट हर कंट्री में लॉज हैं, और तो ये कहा जाता है कि जो महिला गर्भवती है उसकी जान बचाई जाए, अगर क्योंकि उसका ये जो ह्यूमन राइट टू लाइफ है उसको ध्यान में रखते हुए ये उसको लॉ के जरिए प्रोटेक्शन दिया गया है कि वो अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग इशू है, लाइक हेल्थ या मेंटल स्टेट ऑल्सो इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट, तो वहाँ पर वो सारा देखते हुए, क्योंकि हो सकता है कि उसका रेप हुआ हो, रेप या इंसेस्ट के केस में, फिजिकल इम्पेयरमेंट के केस में, इकोनॉमिक या सोशल रीजन हो उसके, वो सारा देखते हुए अबॉर्शन को अलाउ किया जाता है। जी जी, तो कई बार हम देखते हैं नाबालिग से भी रेप की घटनाएं सामने आती हैं, तो नाबालिग रेप पीड़िता के गर्भपात पर कानून क्या कहता है? एक पॉक्सो एक्ट है हमारे यहाँ पर, जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट या कोई भी इस तरह का जो सेक्सुअल हरासमेंट हो या कोई भी एक्ट होता है, तो वो उस कानून के दायरे में आता है। उसमें ये जेंडर डिस्पैरिटी भी नहीं करी गई है, वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है, दोनों को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, क्योंकि ये अपराध किसी के भी साथ हो सकता है। तो फिर 2012 में ये कानून आया था और उसमें ये प्रावधान स्पेशली आया था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर। वहाँ पर ये बात बहुत क्लियरली कही गई थी कि स्पेशली आरोपी जो कोई भी है अक्यूज, अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो सेक्शन 3 के तहत उसको अपराध माना जाएगा और सेक्शन 4 के तहत उसको सजा का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पे उसे कम से कम 7 साल की सजा और उम्र कैद तक का प्रावधान है। जी जी, तो विशेष श्रेणियों के लिए अधिकतम गर्भावधि सीमा क्या बताई गई है कानून में? जेस्टेशनल लिमिट जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए है वो 20 to 24 वीक्स है। ये अमेंड होके अब 24 हुआ है, पहले ये 20 ही था, बट सिंस लास्ट ईयर अमेंडमेंट हुए हैं तो उसके बाद ये 24 वीक्स हो गया। अब इसमें इसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स 2021 के तहत इस पर बात करी गई है कि जो इसमें स्पेशल कैटेगरी वो होते हैं जो जिनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, रेप या इंसेस्ट, माइनर्स, women whose marital status has changed over the time, like अगर उनका डिवोर्स हो गया है या विडो हो गई है या फिजिकल डिसेबिलिटीज आ गई हैं, तो इसके अंदर मेंटली इनको भी कवर किया गया है, फीटल मैल फॉर्मेशन को कवर किया गया है, सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ बीइंग इनकॉम्पैटिबल विद लाइफ और चाइल्ड इज बॉर्न इट मे सफर विद फिजिकल और मेंटल अबनॉर्मैलिटी, सीरियस हैंडीकैप, ये सारा देखते हुए ये 24 वीक्स तक लाया गया। और उसके ऊपर अगर कोई होता है उसको देखते हुए कि 12 से 20 हफ्ते के बीच का पहले होते हुए अब 24 वीक्स कर दिया गया है। उसके बाद भी अगर कुछ होता है तो स्टेट लेवल पे मेडिकल बोर्ड के बैठने के बाद, वहां से परमिशन लेने के बाद ही हो सकता है। जी जी, तो ये कानून कहता है कि प्रत्येक राज्य सरकार को एक मेडिकल बोर्ड का गठन करना आवश्यक होता है, और बोर्ड का काम क्या होता है और कौन कौन सदस्य होते हैं इस बोर्ड में और कितना महत्वपूर्ण इसे माना जाता है? जी, मेडिकल बोर्ड का सबसे पहला काम, प्राइमरी काम है कि लाइसेंस करे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, डॉक्टर्स को, फिर इन्वेस्टिगेट करे कंप्लेंट्स को,
फिर डिसिप्लिन करें फिजिशियंस को जो वायलेट ना करें मेडिकल प्रैक्टिस एक्ट को, और जो फिजिशियंस उनके पास जो भी केसेस आते हैं वो फिजिशियंस को इवैल्यूएशन और रिहैबिलिटेशन जो अप्रोप्रिएट केसेस में होता है उसके लिए कहा जाता है। फिर ओवरराइडिंग मिशन जो है इसका वो है कि इनकॉम्पिटेंट, अनप्रोफेशनल, इम्प्रॉपरली ट्रेन्ड फिजिशियंस को उनको रेगुलेट किया जा सके कि वो तभी पब्लिक को सर्व कर सका जाएगा और उनको प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है जी। तो और हर स्टेट में कुछ लॉज और रेगुलेशंस हैं जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को फॉलो करने होते हैं, और वो और मेडिसिन भी वही स्पेसिफाई की जा सकती है विद रिस्पॉन्सिबल ड्यूटीज जो मेडिकल बोर्ड अलाउ करता है। तो वो सारा देखते हुए जो वहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडी कहती है, जो भी इस स्टैट्यूट में लेड डाउन है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को वो सारा करना होता है। और इसमें मेंबरशिप है 15 to 8 फिजिशियंस और 5 पब्लिक मेंबर्स जो कि गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होते हैं, और वो एक पब्लिक मेंबर जो है वो स्पीकर ऑफ द असेंबली होते हैं, 1 पब्लिक मेंबर अपॉइंटेड बाय द सेनेट रूल्स कमिटी। इस तरह से गठन की जाती है। जी जी, चलिए ठीक है विद्योत्तमा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को गर्भपात से जुड़ी हुई। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।